सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, परमेबिलिटी। इस पे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होएगा परमेबिलिटी, फिर हम पढ़ेंगे क्विक सैंड कंडीशन, एंड फिर हम पढ़ेंगे सीपेज एनालिसिस। क्विक सैंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखने को मिलती है पाइपिंग फेलियर, जो कि हम इरिगेशन में भी देखते हैं। सो परमेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। हम परमेबिलिटी को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। परमेबिलिटी होता क्या है? अब परमेबिलिटी क्या है वो समझते हैं। परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है सोयल की जो फ्लो करवाता है, जो अलो करता है उस वाटर को फ्लो करने के लिए सोयल से। परमेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? सोयल की प्रॉपर्टी है, याद रखना। देन अब हम आते हैं किस चीज पे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई कोर्स ग्रेन सोयल की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और फाइन ग्रेन सोयल की परमेबिलिटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा था कि कोर्स ग्रेन सोयल में पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वॉइड्स का साइज बड़ा होता है। वॉइड्स साइज बड़ा होता है, मोर कोर्स ग्रेन्ड की बात कर रहे हैं। इसमें वॉइड्स का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी मोर। परमेबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं। परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है के मोर। अब डार्सी साहब आए। डार्सी साहब ने बोला, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने एक लॉ दिया और उन्होंने बोला, उन्होंने जम्पसन्स ली कि सोयल जो है सैचुरेटेड होनी चाहिए और लेमिनार फ्लो होना चाहिए। अजम्पशंस, डार्सी लो। अजम्पशंस क्या थी? फर्स्ट कि सोयल इज सैचुरेटेड। सेकंड अजम्पशन क्या ली उन्होंने? कि फ्लो इज लेमिनार। डार्सी साहब ने क्या बोला कि सोयल से अब वाटर फ्लो कर रहा है। सो जो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ना सोयल से वाटर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है भाई। क्या बोला कि वाटर वेलोसिटी ऑफ द वाटर पासिस थ्रू द सोयल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सॉरी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई क्या होता है? आई होता है HL/L। अब इन्होंने बोला ये, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। जैसे इन्होंने लिया कि ये सोयल मास है, सोयल मास है, इसका एरिया है A और सैचुरेटेड है, इन्होंने बोला। ठीक है भाई। फिर हम चेक करते हैं हेड। यहाँ पे हेड था, मान लो इतना, और यहाँ पे भी हेड था इतना, मतलब सेम हेड था। तो क्या पानी फ्लो करेगा? जहाँ पे हेड लॉस नहीं होता वहाँ पे पानी फ्लो नहीं करता। सो अगर अब मान लेते हैं कि हेड इतना था यहाँ पे, मतलब कि कुछ हेड कम था, हेड लॉस था ΔH। सो अब यहाँ पे पानी फ्लो करेगा। पानी फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? यहाँ से यहाँ। ठीक है भाई। ये इसका एरिया हो गया, ये सोयल मास की लेंथ हो गई। और उसके बाद क्या है, इन्होंने बोला था कि जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। हाइड्रोस डिवाइडेड बाय में एल, हेडलोस HL। ठीक है। हेडलोस को हम CP/Z भी बोलते हैं। ठीक है। सो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है परमेबिलिटी कांस्टेंट के, V इज इक्वल्स टू KI। अब हमने पढ़ा है कि डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू VA, वेलोसिटी इनटू में एरिया। Q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एरिया। सो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू डाल देंगे तो Q इज इक्वल्स टू KIA। एंड व्हाट इज I? Q इज इक्वल्स टू K हेड लॉस HL/A बाय में L। ठीक है भाई। अब इनकी लिमिटेशंस भी थी। सो सबसे पहले हम देखते हैं, उन्होंने बोला था कि सोयल फ्लो लेमिनार होना चाहिए। अगर मान लो कि कोर्स ग्रेन्ड सोयल हो गई और कोर्स ग्रेन्ड सोयल है, उसके वॉइड्स बड़े हैं, सो पानी की हाई वेलोसिटी होगी फ्लो करते वक्त। लिमिटेशंस देखते हैं हम इसकी। एक मिनट मैं रफ कर देता हूँ।
कोर्स ग्रेन सोयल से वेलोसिटी ज़्यादा होएगी क्योंकि वेट्स बड़े हैं। सो लिमिटेशंस, क्या कोर्स ग्रेन सोयल होएगी तो वॉइड्स का साइज बड़ा, वॉइड साइज ज़्यादा होने के कारण क्या होएगी, वेलोसिटी ज़्यादा। और हमें पता है, हमने एफएम में पढ़ा है कि वेलोसिटी ज़्यादा होएगी मतलब कि टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और टर्बुलेंट फ्लो अगर हो गया तो डार्सी लॉ वैलिड नहीं है, मतलब डार्सी लॉ वैलिड नहीं होगा कोर्स ग्रेन सोइल के लिए। डज नॉट वैलिड। बट भाई अब कोर्स ग्रेन में डार्सी लॉ वैलिड नहीं है तो और कोई लॉ होएगा, बट ऐसा कोई आज तक लॉ आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ही मान लेते हैं कि डार्सी लॉ वैलिड है कोर्स ग्रेन सोइल में। सो हम बोल देंगे कि डार्सी लॉ वैलिड है कोर्स ग्रेन सोइल में भी। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन हुई। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कि सोयल मास से पानी फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है कि जो पानी है वो सोयल मास से थोड़ी फ्लो करेगा। अब सोयल मास में तो सॉलिड्स भी हैं, तो सॉलिड्स से थोड़ी फ्लो करेगा, वो तो वॉइड से ही फ्लो करेगा। तो सेकंड लिमिटेशन क्या ये थी कि इन्होंने बोला इट एज्यूम्स वाटर इज फ्लो थ्रू सोयल मास, बट एक्चुअली वाटर इज फ्लोइंग थ्रू वॉइड्स। अब भाई वाटर फ्लो करेगा वॉइड से, सो हम बोल सकते हैं क्या कि जो डार्सी हमने पढ़ा है एक कि Q इज इक्वल्स टू ए भी हमने पढ़ रखा है, और हमने पढ़ रखा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी है एक कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू ए वी, मतलब A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू Q के इक्वल। ठीक है भाई। अब मान लेते हैं कि एरिया ऑफ सॉलिड्स तो AS है और एरिया ऑफ वॉइड्स AV है जिससे एक्चुअल में पास कर रहा है, एंड वॉल्यूम और वेलोसिटी ऑफ जो सॉलिड्स है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, जो डार्सी ने माना डिस्चार्ज वेलोसिटी जो हम बोल देते हैं वो तो वी मान ली, और एक्चुअल में वेलोसिटी क्या आएगी, सीपेज वेलोसिटी, मतलब जो वॉइड से फ्लो करेगी एक्चुअल में वेलोसिटी ये आएगी एक्चुअल वेलोसिटी। अब इससे तो वेलोसिटी अलग आ रही है, मतलब गलत आ रही है वेलोसिटी, क्योंकि डार्सी साहब ने मानना था कि सोयल मास से फ्लो कर रहा है, और एक्चुअल में तो वेलोसिटी आनी चाहिए थी वीएस, बट आ रही है वी। वी क्या है, हम इसको बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी या फिर डार्सी वेलोसिटी। अब अगर हम इससे डिस्चार्ज निकाल लेंगे डार्सी वेलोसिटी से, तो डार्सी डार्सी डिस्चार्ज आ जाएगा या एवरेज डिस्चार्ज, बट इससे तो हमारी एनालिसिस ही गलत हो जाएगी। सो सीपेज वेलोसिटी क्या होएगी अब देखते हैं। भाई सीपेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा है कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, मतलब एरिया एट वन सेक्शन वन, वेलोसिटी एट सेक्शन वन, एरिया एट सेक्शन टू एंड वेलोसिटी एट सेक्शन टू, मतलब एरिया ऑफ वॉइड्स और वेलोसिटी सीपेज, वॉइड से सीपेज वेलोसिटी जा रही है ना, एंड एक्चुअल एरिया जो सोयल मास का एरिया था जो हमने डायग्राम में दिखाया था एरिया, इनटू में वेलोसिटी जो ये आई थी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है, हम इसको क्या करते हैं एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एल से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे इस तरफ एक एल इस तरफ चला जाएगा, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स
इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ऐसे डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और वेलोसिटी ऑफ सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोयल मास और वेलोसिटी ऑफ, कंफ्यूज मत होना, ये अपने कॉपी में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू सोयल मास। सो अब क्या आएगा कि हमको निकालने हैं सीपेज वेलोसिटी। सो वी डिवाइडेड बाय वी। अब ये हम नीचे ले आते हैं, वी एस इज इक्वल्स टू वी बाय में वी डिवाइडेड बाय में वी। हमने पढ़ा था पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो ये क्या हो गई? पोरोसिटी एन। वी एस इज इक्वल्स टू वी बाय में एन। ये सीपेज वेलोसिटी, ये डार्सी वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी बोल दो। और हमने पढ़ी थी रेंज इसकी, पर पोरोसिटी की रेंज जो होती है वो 100 से कम होती है, मतलब 1 से कम होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सीपेज वेलोसिटी आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल वेलोसिटी आएगी। सेकंड लिमिटेशंस थी इसकी ये। नाउ सो अब हम परमेबिलिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी निकालेंगे कैसे? इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहला फील्ड पे भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। सो हम लैब के मेथड देखते हैं। लैब्स में डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है भाई, लैब का मेथड सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में भाई क्या होता है इसमें, हम ये कोर्स ग्रेन सोयल के लिए होता है। कांस्टेंट हेड मतलब कि कौन हेड को कांस्टेंट रखना है। इसमें ऐसा एक डायग्राम होता है, ये सोयल मास है। ठीक है भाई, और ये परफोरेटेड है, एक सिलेंडर है, परफोरेटेड सिलेंडर है, यहाँ से पानी निकल रहा है। यहाँ से पानी आ रहा है सोयल मास में, ये सोयल मास है, ये एरिया है। ठीक है भाई, और एक काम करते हैं, एरिया हम इसको लेते हैं, इसको मानते हैं ये एरिया है और ये लेंथ है। ठीक है, अब जो ये पानी बाहर निकल रहा है ना, ये एक ऐसे टब टब टाइप है, इसमें कलेक्ट हो रहा है। अब पानी कब फ्लो करता है? जब हेड लॉस होएगा। हेड लॉस कितना आया? हेड का लॉस एच एल, यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब पानी फ्लो कर रहा है। और ये पानी है ना, हम यहाँ पे इसमें एक कंटेनर होता है उसमें कलेक्ट करते हैं ताकि हम वॉल्यूम मेजर कर सकें, टू मेजर वॉल्यूम। अब ये टेस्ट जो होता है वो होता है कोर्स ग्रेन सोयल के लिए। फॉर कोर्स ग्रेन्ड सोयल। ऐसा क्यों भाई कि कोर्स ग्रेन सोयल के लिए होता है, फाइन ग्रेन सोयल के लिए नहीं होता? सो इसके लिए क्या होता है कि कोर्स ग्रेन सोयल है, अब कोर्स ग्रेन सोयल है तो मतलब वॉइड्स बड़े बड़े होंगे, वॉइड्स बड़े बड़े होंगे तो पानी ज़्यादा पास करेगा, पानी जल्दी पास करेगा, मतलब टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा मिलेगा इसमें। मैं ना एक बार आपको ये समझा देता हूँ फिर बताता हूँ कोर्स ग्रेन सोयल में, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं पता लगेगा तब तक नहीं बता सकते हम, समझ में ही नहीं आएगा ये। सो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे हमने मेजर कर ली, जैसे कि वॉल्यूम वी मेजर कर दी, वॉल्यूम मेजर हुई है वी। ठीक है भाई, अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का, वॉल्यूम अपॉन टाइम। और हमने डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है डार्सी से, Q इज इक्वल्स टू में के आई ए। सो इनको है ना इक्वेट कर देते हैं, V बाई टी इज इक्वल्स टू में के आई ए। एंड हमको निकालनी है परमेबिलिटी, K इज इक्वल्स टू में V
बाय टी आई ए। आई क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। के इज इक्वल्स टू वी टी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब कि हेड लॉस बाय लेंथ इनटू एरिया। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको याद रखना है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। सो आंसर क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब ये फाइन कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या होता है? क्योंकि वॉइड्स बड़े हैं, वॉइड्स का साइज बड़ा है, तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो मतलब टाइम मेजर कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा कि हम मेजर कर सकते हैं उसको टाइम को। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल होती, फाइन ग्रेन सॉइल होती तो क्या होता है कि वॉइड्स छोटे होते, वॉइड्स छोटे होते तो पानी बहुत आराम आराम से पास करता, पानी आराम आराम से पास करता, धीरे धीरे पास करता, तो क्या होता? टाइम ज्यादा लगता। अब उस टाइम को हम मेजर नहीं कर सकते एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोयल के लिए। कोर्स ग्रेन सोयल के लिए हम मेजर कर सकते हैं, बट फाइन ग्रेन के लिए हम मेजर नहीं कर पाते। इस वजह से ये कोर्स ग्रेन सोयल के लिए होता है। अब एक टेस्ट है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि वेरिएबल हेड मतलब कि हेड वेरी कर रहा है। अब पिछले केस में क्या था? कांस्टेंट हेड था, हेड कांस्टेंट था, और कांस्टेंट हेड रखने के लिए ना हम यहाँ पे एक टैप लगा रहे थे जिससे कंटिन्यूसली पानी आ रहा था। जितना पानी पास करेगा उतना ही पानी यहाँ से आ जाएगा, कंटिन्यूसली पास हो रहा था, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। सो ये भी बना लेना, एक टैप टाइप है, लिख देना कि दिस इज टैप। ठीक है भाई। अब हम वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हेड वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट हेड नहीं होगा, सॉरी वेरिएबल हेड होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हेड नहीं होगा। सो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसमें। ठीक है भाई। अब मान लो कि किसी टाइम t1 पे हमने मेजर करा और हेड लॉस आया इतना h1। फिर हम आए एट टाइम t1। फिर हमने देखा किसी टाइम t2 पे, जैसे कि टाइम t2 यहाँ था, और टी टू टाइम में हेड लॉस था h2, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सो हम जैसे पिछली बार पिछले केस में हमने मेजर किया था कि यहाँ से वॉल्यूम निकाल ली थी और वॉल्यूम अपॉन टाइम में डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है तो हम ऐसा कर नहीं सकते। सो हम क्या कर लेते हैं, एक मानते हैं कि dt टाइम में, किसी dt टाइम में कितना डिस्चार्ज, कितना मतलब कि हेड लॉस हो रहा है। सो इसको मान लेते हैं हम डेल्टा एच। ठीक है। अब इसके लिए ना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। सो फॉर्मूला क्या होता है? परमेबिलिटी के इज इक्वल्स टू 2.303 ए एल बाय में ए टी log 10 h1 बाय h2। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, एल क्या है, टी का क्या है? टी तो है भाई टाइम। अब ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया? जो ये है ना, ये ट्यूब, उसका एरिया है ये ए। और ये कैपिटल ए क्या है? ये इस सोयल मास का एरिया। और टाइम टी है। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, परमेबिलिटी पूछ सकते हैं, परमेबिलिटी दे के टाइम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेंथ भी गिवन होगी। अब लॉग का बेस 10 है, h1 मतलब कि हाइट पहले h1 थी फिर h2 पे चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो किसी टाइम t1 में h1 से h2 एड लॉस हो रहा था, फिर सेम टाइम t2 में मतलब कि टाइम सेम था, मान लो कि t1 ही टाइम था, सेम टाइम t1 में फिर h2 से h3 एड लॉस हो रहा था। सो इसमें हम हमें है ना एक ज्योमेट्री पूछ सकते हैं कि ऐसा हो रहा था तो ऐसा होएगा, उसको कैसे पता लगेगा? अगर h2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट h1 h3 आ जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ सेम टाइम में ही इतना हेड लॉस हो रहा था। ठीक है भाई। अब अगर आपको ये समझ ना आए कि कैसे लिखा है, सो हम क्या करेंगे, परमेबिलिटी को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे परमेबिलिटी तो सेम रहेगी,
परमिएबिलिटी सेम दोनों जगह, के सेम, क्योंकि सेम ही सोयल मास है, टाइम भी सेम है, सो परमिएबिलिटी भी सेम रहेगी। सो इक्वेट कर देंगे पहले H1 H2 के लिए, फिर H2 H3 के लिए। अगर इक्वेट करेंगे ना तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, A L A T सब कैंसिल हो जाएगा, H1 H2 बच जाएगा। H1 H2 इस तरफ, H2 H3 इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि H1 रिमेन बच गया लास्ट में, H1/H2 इज इक्वल्स टू H2/H3। ये क्या आएगा, H2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू H1 H3, और H2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट H1 H3। यही आ गया ना। और ये एक ज्योमेट्री मीन भी दिखा रहा है, ठीक है भाई। नाउ थर्ड थर्ड एक और होता है, एक कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट भी होता है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, वो सेमेस्टर एग्जाम कॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, गेट ESC किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि पार्शियली सैचुरेटेड सोयल है और उससे फ्लो कर रहा है, पार्शियली सैचुरेटेड से तो कभी फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले सैचुरेटेड होएगा सोयल मास, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ हम बात करेंगे क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज की परमेबिलिटी टेस्ट के लिए। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला सबसे पहले आए कोजनी कार्मन्स। थोड़ा नाम का कंफ्यूजन हो सकता है, तो बुक से या फिर इंटरनेट से थोड़ा मैच कर लेना कि ठीक है क्या। इन्होंने फॉर्मूला दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे आया। इनका फॉर्मूला था कि परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/K, ये इन्होंने कांस्टेंट लिया था, गामा डिवाइडेड बाय में म्यू, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, इनटू में E³ डिवाइडेड बाय में 1+E D², ये है भाई सोयल की प्रॉपर्टीज। इन्होंने फॉर्मूला ये लिया था, ठीक है भाई। अब क्या है, जो एक होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब SS से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है भाई। और ये है ना, SS सबसे ज़्यादा होता है किसमें, फाइन ग्रेन सोयल में ज़्यादा होता है, मोर इन फाइन ग्रेन सोयल, फाइन ग्रेन में ज़्यादा होता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, एंड कोर्स ग्रेन में कम होता है, ठीक है भाई। एंड इन्होंने बोला कि जो ये SS है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के, मतलब डायमीटर ऑफ सोयल, सोयल के सॉलिड्स का डाया, ठीक है भाई। और इन्होंने बोला कि परमेबिलिटी है फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है, कि फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। ये सब टर्म है ना आप FM में पढ़ोगे, और आपने पढ़ी भी होगी। एंड ये हमने पढ़ रखा है कि यूनिट वेट होता है, इसको ही हम बोल देते हैं स्पेसिफिक वेट बोल देते हैं, ठीक है भाई, FM में। एंड E क्या है, वोइड रेशियो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आया, सेकंड फॉर्मूला दिया भाई हमारे तिरजागी साहब से पहले, एक दिया था कंसोलिडेशन फॉर्मूला, ये है ना 7 चैप्टर में पढ़ोगे मेनली, कि क्या होता है, CV, MV, गामा डब्लू। अब ये CV MV क्या है, CV क्या है, कंसोलिडेशन कांस्टेंट, कंसोलिडेशन कोफिशिएंट, सॉरी, कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट, ठीक है भाई। एंड MV इज कोएफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब थर्ड फॉर्मूला एक आए एलन हैजन साहब, एलन हैजन। इन्होंने भी फॉर्मूला दे दिया एक कि परमिएबिलिटी के इज इक्वल्स टू सी D10 का स्क्वायर। इन्होंने D10 ही क्यों लिया? इन्होंने ना एक तरह से इफेक्टिव साइज मान लिया D10 को, और C की वैल्यू होती है C इज इक्वल्स टू 100 होता है। ठीक है भाई। उसके बाद आए तिरजागी साहब, फोर्थ फॉर्मूला तिरजागी। तिरजागी जी आए, तिरजागी ने बोला कि के क्या होता है 200 इंटू डी इफेक्टिव साइज ऑफ इफेक्टिव सोयल मास का साइज मल्टीप्लाई वॉइड रेशो का स्क्वायर। इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है भाई। ये कुछ 4 रिलेशंस है, एम्पेरिकल रिलेशंस, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन फॉर्मूलाज को। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, मतलब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। हमने पढ़ा था कोजनी-कर्मान्स इक्वेशन, उन उसमें हमने देखा था कि जो परमेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी से, मतलब डी स्क्वेयर था, मतलब साइज ऑफ सोयल मास सोयल सॉलिड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर से, डायमीटर। सो फर्स्ट तो यही हो गया फैक्टर इफेक्ट कि डायमीटर मोर तो परमेबिलिटी मोर। सेकंड हमने देखा था कि जो डी है वो, मतलब कि हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। मतलब अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज तो परमिएबिलिटी डिक्रीज। ठीक है भाई। थर्ड हमने देखा था कि जो परमिएबिलिटी है कोजनिक-कर्मान्स इक्वेशन में ही देखा था कि परमिएबिलिटी ई क्यूब के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1 प्लस ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई क्यूब ज़्यादा है तो हम ई क्यूब ही मानते हैं, मतलब वॉइड रेशो के भी फैक्टर वॉइड रेशो पे भी डिपेंड करता है, वॉइड्स रेशो ई पे। और के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर वॉइड रेशो ज़्यादा है तो परमेबिलिटी ज़्यादा होएगी, अगर वॉइड रेशो कम है तो परमेबिलिटी कम होएगी। इसलिए ये जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ सोयल मास होता है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें वॉइड रेशो ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई। और फाइन ग्रेन सोयल की परमेबिलिटी कम होती है क्योंकि फाइन ग्रेन सोयल में एसएस ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। और ये फैक्टर, ये तो मेजर फैक्टर था, मेजर फैक्टर, मतलब अगर ये है तो हम किसी और को मानेंगे ही नहीं। और अगर डायमीटर मतलब कि साइज कांस्टेंट है, अगर सब कुछ कांस्टेंट है ना, इफ एवरी थिंग इज कांस्टेंट तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है भाई। फोर्थ हमने देखा था कि जो परमिएबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के। क्या थी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज? एक तो थी उसका स्पेसिफिक वेट, यूनिट वेट, मतलब परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट। उसके बाद एक था कि डायनेमिक विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, फिफ्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायनेमिक विस्कोसिटी। एंड हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है कुछ इसके रिलेशंस पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ। अब टेम्परेचर के साथ हम लिक्विड की बात कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड पास कर रहा है, और लिक्विड के साथ जो डायनेमिक विस्कोसिटी के रिलेशन होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर लिक्विड में देखेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है भाई। सो अगर मतलब टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज होएगी जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज होएगी। मतलब सिक्स्थ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
टेम्परेचर। ठीक है भाई। सेवंथ, अगर वॉइड्स में एयर कंटेंट ज्यादा होगा तो वो उसको पानी को रोकेगा, मतलब एयर कंटेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, परमेबिलिटी। एट्थ, अगर सैचुरेटेड होगा, मतलब सोयल पानी होगा वॉइड्स में, तो वो जल्दी जल्दी पास करवाएगा, मतलब सैचुरेटेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाइन्थ, अगर फॉरेन इम्प्योरिटीज होगी तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉरेन इम्प्योरिटीज मोर देन परमिएबिलिटी लेस। ठीक है भाई। टेंथ, टेंथ क्या है, अगर एड्जॉर्ड वाटर है, मैंने किसी वीडियो में बताया था कि एड्जॉर्ड वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर एंड कैपिलरी वाटर एंड एक होता है फ्री वाटर। ठीक है, चार तरह के वाटर होते हैं। अगर एड्जॉर्ड वाटर होगा ना, अगर फ्री वाटर होता तो वो तो फ्री वाटर है, मतलब मूव कर सकता है फ्रीली। एड्जॉर्ड वाटर होता है वो मतलब कि सोयल के जो सरफेस है उस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, और वो है ना फ्लो को रोकता है। सो अगर एड्जॉर्ब्ड वाटर ज्यादा होगा ना तो परमेबिलिटी कम। तो परमेबिलिटी कम। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग्स थी, ये कुछ प्रोबेबिलिटी को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे ये। अब है, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमने है ना 10 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ी है परमेबिलिटी के, जो अफेक्ट कर रहे थे। अब 11th फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आपको ये तो ध्यान में रखना ही रखना है, अगर कुछ और रखो ना रखो, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रखना। ठीक है भाई। अगर दो तरह की सोयल होएगी, दो या तीन से ज्यादा, मतलब दो होएगी, तीन होएगी, मतलब एक से ज्यादा सोयल होएगी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सोयल। सो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेटिफाइड सोयल। स्ट्रेटिफाइड सोयल, इसमें क्या होता है कि अगर परमेबिलिटी पैरेलल की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू परमेबिलिटी परपेंडिकुलर। ठीक है भाई। हम देखेंगे धीरे धीरे, आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। सो हम बात करते हैं फर्स्ट पैरेलल के बारे में। मतलब एक सोयल मास है ऐसे, पैरेलल मतलब बेडिंग प्लेन के पैरेलल, और परपेंडिकुलर मतलब परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। जैसे ये है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप हेडिंग याद रखना कि पैरेलल था, पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं, पैरेलल टू परमेबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग इन प्लेन। मान लेते हैं कि ऐसे ये वाटर है। अब सबसे पहली कंडीशन कि वाटर फ्लो कब करेगा सोयल से, जब हेड लॉस होएगा। मान लो कि यहाँ पे हेड लॉस है, हेड लॉस है डेल्टा एच का, मतलब पानी फ्लो करेगा। अब ये तीन तरह की सोयल है, मान लो इसकी थिकनेस Z1 है, इसकी थिकनेस Z2 है, और इसकी थिकनेस है Z3। ठीक है भाई। इसकी परमेबिलिटी K1 है, इसकी परमेबिलिटी K2 है, इसकी परमेबिलिटी K3 है। अब हम इसको पैरेलल बेडिंग इन प्लेन के पैरेलल क्या क्यों बोल रहे हैं? बेडिंग प्लेन क्या होता है? बेडिंग इन प्लेन होता है मतलब जो सोयल को सेपरेट कर रहा है ना, वो वाला प्लेन, मतलब जो ये है ना, ये वाला प्लेन, इसको हम बेडिंग इन प्लेन बोलते हैं। और सोयल फ्लो करेगा कैसे? ऐसे, मतलब पैरेलल टू बेडिंग इन प्लेन, इसलिए हमने बोला था बेडिंग इन प्लेन के पैरेलल। मान लेते हैं कि हेड लॉस, अब पैरेलल कंडीशन में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि सीरीज और पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, अगर पाइप सीरीज में होएगा और पैरेलल में होएगा, सीरीज में होएगा तो मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज सेम होएगा, और पैरेलल में होएगा तो मतलब क्या होएगा, हेड लॉस सेम होएगा। सो इसमें है ना हेड लॉस सेम रहता है, मतलब यहाँ भी एच एफ हेड लॉस,
यहाँ भी एच एफ हेड लॉस, यहाँ पे भी एच एफ हेड लॉस, ठीक है भाई। और ये है लेंथ, लेंथ ऑफ सोयल मास। सो हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज तो अलग अलग होएगा, मतलब पानी का डिस्चार्ज कितना पास कर रहा है, क्यू पास कर रहा है। मान लो Q1 यहाँ से पास करेगा, Q2 यहाँ से पास करेगा और Q3 यहाँ से पास करेगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, लिख लेना। Q3 यहाँ से पास करेगा, Q क्या होएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब टोटल पानी कितना पास कर रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है भाई। और हेड लॉस हमने बोला कि सेम है, एच एफ इज इक्वल्स टू HF1, मतलब जो यहाँ पे है HF2 HF3 सेम है। HF4। अब भाई क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यू का, KIA। सो हम बात कर लेते हैं कि इसकी एवरेज परमेबिलिटी हम मान लेते हैं, तीनों की मिला के एवरेज परमेबिलिटी के एवरेज है, हमको यही निकालनी है कि एवरेज क्या है, के एवरेज IA, ठीक है भाई। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। आई क्या होता है, हेड लॉस HL/बाई में लेंथ। हेड लॉस हम मान रहे हैं HF या HL भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है सब कुछ। और अब एरिया, एरिया मान लेते हैं कि A, ठीक है भाई। नाउ Q1, Q1 क्या है कि K1 HL/बाई में L। अब एरिया क्या है, Q1 ऐसे इस ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास होएगा, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया मान लेते हैं हम। एरिया मतलब कि Z1, ये Z1 थिकनेस थी, सो Z1 इंटू अंदर जो इसकी लेंथ होएगी वो होएगी 1, सो ये एरिया हो गया, प्लस K2 HL/L Z2 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे है ना, और भी ज़्यादा हो सकती है सोयल की, मतलब कि जैसे कि एक सोयल थी, दो सोयल थी, अब तीन से ज़्यादा भी सोयल हो सकती है, ठीक है भाई। K3 HL/L Z3 इंटू 1। अब क्या हुआ, एल एल तो भाई हम कॉमन लेके काट सकते हैं, तो डायरेक्ट हम कट कर देते हैं, ठीक है भाई। हेड लॉस भी सेम है, सो हम इसको भी हेड लॉस को भी काट देते हैं, ठीक है भाई। एंड अब हम देखते हैं कि के एवरेज इज इक्वल्स टू K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 प्लस डैश डैश, अगर और भी ज़्यादा होएगी तो। और ये एरिया ए भी बचा है यहाँ पे, सो एक एरिया ए, एरिया ए क्या होएगा, जैसे कि Z1 इंटू 1, Z2 इंटू 1, Z3 इंटू 1, डॉट डॉट डॉट, सो Z1 इंटू 1 प्लस Z2 इंटू 1 प्लस Z3 इंटू 1, डॉट डॉट डॉट, के एवरेज इज इक्वल्स टू में K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मतलब समेशन ऑफ Z, और के एवरेज भी है यहाँ पे, के एवरेज, और K1 Z1 K2 Z2 K3 Z3, मतलब समेशन ऑफ K1 Z1, ओ KI ZI, समेशन ऑफ KI ZI। सो के एवरेज क्या हो गया यहाँ से, के एवरेज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ KI ZI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ZI, ये होता है फॉर्मूला।
ऐसी होती है भाई परपेंडिकुलर की भी कंडीशन। इसको नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। सो अब हम आते हैं, बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा तब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज परमेबिलिटी क्या होगी। नाउ हम बात करते हैं भाई कि एवरेज परमेबिलिटी क्या होएगी जब फ्लो होएगा परपेंडिकुलर टू बेडिंग इन प्लेन। बेडिंग इन प्लेन जैसे ऐसे है तो फ्लो ऐसे हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। मान लो कि ये सोयल मास है, कि एवरेज परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं हम, ठीक है भाई। एज्यूम कि ये सोयल मास है, Z1, Z2, Z3। मान लो इसकी परमेबिलिटी है K1, इसकी परमेबिलिटी है K2, इसकी परमेबिलिटी है K3। अब फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर, मतलब बेडिंग इन प्लेन ऐसे है तो फ्लो ऐसे होएगा, और फ्लो ऐसे कब होएगा जब हेड लॉस होगा, मतलब कि यहाँ पे जो हेड है, एज्यूम ये हेड, अगर हेड लॉस होगा कुछ तभी तो फ्लो होएगा, अगर हेड लॉस नहीं होगा तो फ्लो नहीं होएगा। सो मान लो कि कुछ हेड लॉस है और फ्लो हो रहा है, फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अब इस डायरेक्शन में, मतलब हमको लेंथ किस डायरेक्शन में लेनी है, इसी डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है भाई। सो फॉर सोयल वन मान लो कि ये लेंथ होगी, सोयल टू मान लो ये वाली लेंथ होगी, सोयल थ्री मान लो ये वाली लेंथ होगी, और टोटल की बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि टोटल लेंथ समेशन ऑफ जेड आई हो जाएगी, ठीक है, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 ये हो जाएगी टोटल लेंथ, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, और एफएम में हम पढ़ते हैं कि अगर पाइप सीरीज में होएगा तो क्या होता है, और पैरेलल होएगा तो क्या होता है। पैरेलल मतलब कि कनेक्शन पाइप्स के, अगर पाइप सीरीज में होता है ना तो उसमें हम मानते हैं कि डिस्चार्ज सेम है, सेम होता है सीरीज में, और पैरेलल में हम मानते हैं हेड लॉस सेम होता है। हमने देखा पे पहले पैरेलल की कंडीशन थी तो मतलब हमने हेड लॉस सेम लिया था, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिस्चार्ज को सेम लेंगे, मतलब जो यहाँ से टोटल डिस्चार्ज पास कर रहा है वो किसके इक्वल होएगा, टोटल डिस्चार्ज जो पास कर रहा है वही डिस्चार्ज यहाँ से पास करेगा, वही यहाँ से पास करेगा, और वही यहाँ से पास करेगा। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3। अब हेड लॉस अलग है, मतलब HL टोटल इज इक्वल्स टू HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। अब हमने डार्सीज लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, एज पर डार्सीज लॉ Q क्या होता है, KIA होता है, ठीक है भाई। सो Q इज इक्वल्स टू KHL/L इंटू में एरिया। अब हम बात करते हैं, हम है ना ऐसे ही हेड लॉस निकाल लेंगे, फॉर्मूला रख फॉर्मूले से हेड लॉस निकाल लेंगे, और हेड लॉस निकाल के इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, सो यहाँ से हेड लॉस निकालते हैं, HL इज इक्वल्स टू QL बाय KA, और हमने बोला था कि लेंथ ये टोटल है, तो टोटल के लिए एवरेज के एवरेज ले लेते हैं, मतलब परमेबिलिटी एवरेज परमेबिलिटी मान लेते हैं टोटल के लिए, टोटल सोयर मास के लिए एवरेज परमेबिलिटी है, ठीक है भाई। और लेंथ क्या है टोटल सोयर मास के लिए, समेशन जेड आई, सो समेशन जेड आई, ठीक है भाई। एंड क्या बच गया, क्यू एल समेशन जेड आई, नीचे के एवरेज एंड एरिया, ठीक है भाई। अब ऐसे क्या होगा, Q1 क्या होएगा, K1 K1 HL1 बाय L1 मतलब Z1 इंटू एरिया, के Q2 क्या होएगा, K2 HL2 Z2 इंटू एरिया। अब यहाँ से हेड लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, HL1
इज इक्वल्स टू Q1 Z1 बाई K1 A, और यहाँ से निकाल लेंगे तो HL2 इज इक्वल्स टू Q2 Z2 Z2 KA K2 A। ठीक है भाई। अब एरिया क्या है, मूव ऐसे कर रहा है, एरिया ये वाली लेंथ इंटू वन। अब मतलब कि इसके लिए भी सेम एरिया होएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और टोटल का भी इस तरफ तो, इस तरफ तो जो डायमेंशन है वो सबके लिए सेम है ना। सो एरिया सबके लिए सेम हो जाएगा। हम पहले ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं एड लॉस सारे। तो टोटल एड लॉस क्या था, क्यू समेशन ऑफ जेड आई डिवाइडेड बाई के एवरेज इंटू एरिया इज इक्वल्स टू Q1 Z1 K1 A प्लस Q2 Z2 K2 A प्लस Q3 Z3 K3 A। सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, अगर आगे भी कोई सोयल होगी तो उसके लिए। अब एरिया सेम है, मैंने बता दिया एरिया कैसे सेम है। फ्लो ऐसे कर रहा है तो एरिया हम इस डायरेक्शन में लेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं एरिया फ्लो के। सो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ इंटू में अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हमने लेंथ ले रखी है 1। ठीक है भाई। सो एरिया सभी के लिए सेम हो जाएगा, सो कैंसल। और हमने बोला था कि पैरेलल कंडीशन है तो जो डिस्चार्ज है वो भी सेम रहेगा सबके लिए। सो क्यू कैंसल। क्या बच गया, समेशन ऑफ जेड आई डिवाइडेड बाई के एवरेज इज इक्वल्स टू Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब कि समेशन ऑफ Z1 K1 Z2 K2 Z3 K3 ये बच गया। समेशन ऑफ जेड आई डिवाइडेड बाई के एवरेज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जेड आई बाय के आई। ठीक है भाई। और यहाँ से के एवरेज क्या निकल जाएगा, के एवरेज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जेड आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ जेड आई के आई। ये हो गया फॉर परपेंडिकुलर टू बेडिंग इन प्लेन परमेबिलिटी, एवरेज परमेबिलिटी। सो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो ये था भाई चैप्टर परमेबिलिटी। इसके बाद हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्विक एंड कंडीशन एंड देन सीपेज एनालिसिस। बट उससे पहले ना हम एक फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।